So previously we were discussing about the enzymes in the recombinant DNA technology. किसी फॉरेन जीन को वेक्टर के अंदर लाइगेट कराकर फिर होस्ट में डालकर, चाहे इस जीन की कॉपी हम कराएं चाहे इसको हम एक्सप्रेस कराएं या रिकॉम्बिनेंट कराएं होस्ट के साथ, खुद होस्ट के अंदर केवल कॉपी भी करा सकते हैं और होस्ट के साथ इसको रिकॉम्बिनेंट भी करा सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। दोनों ही केसेस में बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉरेन जीन को मेन प्लेस से एक्सट्रैक्ट करना, वहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स लगाए जाए और ये कट होकर आएगा। मैंने कल भी बताया था कि इसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स के साथ कट करके लाया जाता है। खुद वेक्टर में कट लगाने अगर एंजाइम्स को, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, तो हर एक प्लेस पर फिर लाइगेट करने के लिए भी, यहाँ फॉरेन जीन अटैच हो जाए उसके लिए भी एंजाइम्स चाहिए। तो बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। टाइप ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वन टाइप दैट वाज न्यूक्लियस वी हैव डिस्कस्ड। न्यूक्लियस जिसमें एंडो और एक्सो होते थे मेन। एंडोन्यूक्लियस में भी रिकॉम्बिनेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किए जाते हैं। नॉर्मल एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस यूज नहीं किया जाते रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। हालांकि डीएनए पर काम करते हैं वो भी, बट आरडीटी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किए जाते थे। उसके अलावा कुछ और एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं, जैसे कि लाइगेज। लाइगेज, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर, लाइगेज का काम होता है सील करना डीएनए को, मेनली ज्वाइन करना। अब डीएनए को जब ये ज्वाइन करेंगे तो स्टिकी एंड वाले को ही करेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि कट भी स्टिकी एंड ही होते हैं। तो स्टिकी एंड्स तो अपने आप दोनों के अटैच हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी ये उल्टा काम करते हैं किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस जो केवल तोड़ने का काम कर रहे थे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, लाइक दिस वाज अ डीएनए, इफ यू हैव फ्रेगमेंटेड थ्रू दिस प्लेस, इस प्लेस से अगर हम तोड़ रहे हैं तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का पीडीई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता था और दोनों अलग हो जाते थे। अब वापस इनको सील कराना है, चाहे ब्लंट एंड वाले हो चाहे स्टिकी एंड वाले। हालांकि दोनों को सील करा सकता है लाइगेज, बट आरडीटी में तो स्टिकी एंड्स को सील कराएगा ना, क्योंकि स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते थे। स्टिकी एंड क्या है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में या कल मैंने बताया था। तो लाइगेज जो होते हैं ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ज्वाइन करते हैं। हालांकि लाइगेज का काम केवल इतना नहीं है, अदर देन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, लाइगेज जो होते हैं वो डीएनए को फिल भी कर सकते हैं। डीएनए निक जो होते हैं उनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर डीएनए में निक है। निक क्या होता है ये भी मैंने कल बताया था। सपोज ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हर एक न्यूक्लियोटाइड अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से पेयर्ड है। यहां बीच में कोई एक न्यूक्लियोटाइड मिस हो गया तो यहां एक एरर है, ये एक निक है। एक या दो या तीन न्यूक्लियोटाइड मिस हो सकते थे। मान लीजिए एक लार्ज फ्रेगमेंट होता, कोई टुकड़ा होता जहां दो तीन न्यूक्लियोटाइड मिस है, तो यहां लाइगेज आकर इस चीज को रिपेयर भी कर सकता है। यानी एक तरह से पॉलीमराइजेशन, नई न्यूक्लियोटाइड खुद भी ऐड कर सकता है। दिस इज द वर्क ऑफ लाइगेज। बट मेनली यहां पर हम क्या कहते हैं कि ये सील करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जरूरत कहां पड़ती है, ये क्योंकि रिवर्स काम कर रहा है किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस तोड़ने का काम कर रहा था डीएनए फ्रेगमेंट्स को। मान लो ये दो डीएनए फ्रेगमेंट थे जिनको न्यूक्लियस ने क्लीव कर दिया था। ये ब्लंट एंड मानते हैं अभी हम, स्टिकी एंड नहीं भी मानते। तो इनको भी क्लीव कर देगा यहाँ बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन करके, जॉइन नॉट क्लीव, और ये पूरा डीएनए फ्रेगमेंट एक लीनियर डीएनए फ्रेगमेंट हो जाएगा, सिंगल। ठीक है, अगर स्टिकी एंड्स भी हैं, मान लीजिए इस तरह से स्टिकी एंड्स हैं और यहां कोई फ्रेगमेंट अवेलेबल है, तो इनको भी ये क्या करा देगा? ज्वाइन करा देगा। इस तरह से यहाँ ये अपने आप लिंक हो जाएंगे। जब यहाँ पर ये आकर लिंक हो जाएंगे स्टिकी एंड्स, तो इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो यहाँ रह जाएंगे, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में भी जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने का काम करेगा वो लाइगेज करेगा। स्टिकी एंड तो अपने आप इंटरलॉक हो जाएंगे। कल भी मैंने बताया था मैकेनिज्म, जब प्लेस अवेलेबल है तो न्यूक्लियोटाइड तो अपने आप इंटरलॉक हो जाएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो बने, तो वो बनाता है लाइगेज। आरडीटी में कहां काम आएगा? जब फॉरेन जीन को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर लाइगेट कराया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तब लाइगेज काम आते हैं। व्हेन द फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। अच्छा, फॉरेन जीन जब क्लोनिंग वेक्टर में डाल दिया जाएगा
तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? आरडीएम कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं, जिस पर सारी आरडीटी बेस है, फिर उसको हम होस्ट में डालकर क्लोनिंग या एक्सप्रेशन कराएंगे। तो एग्जांपल याद रखें लाइगेज के। एक एग्जांपल होता है ई कोलाई डीएनए लाइगेज, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया ई कोलाई ही यूज किया जाता है, चाहे जीन लाने हो चाहे होस्ट हो, ई कोलाई बैक्टीरियम पर काम किया जाता है जीन क्लोनिंग पर। तो ई कोलाई डीएनए लाइगेज ये क्या करता है? स्टिकी एंड्स को ज्वाइन कराता है। एक T4 डीएनए लाइगेज होता है जो ब्लंट एंड्स को ज्वाइन कराता है। तो दोनों तरह के लाइगेज होते हैं, ब्लंट एंड्स को ज्वाइन कराने वाले भी और स्टिकी एंड्स को ज्वाइन कराने वाले भी। मैं एक बार डायग्राम बना के भी दिखा देता हूं। ये मान लीजिए कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है जिस पर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, केवल यहाँ न्यूक्लियोटाइड दिखा देता हूँ, पीछे भी है 5 प्राइम 3 प्राइम पोलैरिटी आप मान सकते हैं। इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, इस कलर से दिखा रहा हूँ। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम किसने किया? लाइगेज ने। तो ये पूरा डीएनए जो है सील हो जाएगा। दिस विल बी द T4 डीएनए लाइगेज। जिस तरह से T4 काम करता है, ब्लंट एंड्स को ज्वाइन करा रहा है। स्टिकी एंड्स की जो ज्वाइनिंग होती है, ये न्यूक्लियोटाइड तो आपस में पेयर्ड रहे, लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल है ये पेयर नहीं है, ये कहलाते हैं स्टिकी एंड्स। यहाँ वाले पेयर होंगे, ये दोनों पेयर को फिल कर देते हैं, इनको जरूरत नहीं है किसी की। दे आर ऑलरेडी पेयर विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री अगर है तो यहाँ पर स्टिकी एंड फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये यहाँ कर अटैच हो जाएंगे। इट वुड बी लाइक दिस। देन इनको अगर इस कलर से दिखाएं तो यहाँ इनके बीच में स्टिकी एंड्स के थ्रू बॉन्डिंग तो हो गई। अब जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाए? क्योंकि जब ये टुकड़ा आएगा यहाँ पर तो इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में 1 और 2 इसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉरी इनके बीच में तो ऑलरेडी है, इनके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 1 और 2, दिस वन, सॉरी नॉट दिस वन। समझिए वो तो एक ऑलरेडी फ्रेगमेंट था ही, ये तो इतना तो फ्रेगमेंट था ही, और ये एक फ्रेगमेंट था। तो इस न्यूक्लियोटाइड X और Y के बीच में प्लस ऊपर X1 और Y1 के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना जरूरी है, तो वो बनाता है लाइगेज। ठीक है, इस तरह से स्टिकी एंड्स, ई कोलाई डीएनए लाइगेज। तो स्टिकी एंड्स को भी ज्वाइन करा दिया जाता है और ब्लंट एंड्स को भी। द वन एग्जांपल इज T4 एंड द ई कोलाई डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है एंजाइम्स की इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आफ्टर द न्यूक्लियस एंड लाइगेज इज डीएनए पॉलीमरेज। देखिए डीएनए पॉलीमरेज के बारे में आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी बहुत पढ़ा होगा। ये एक क्लास ऑफ एंजाइम्स है जिनका मेन वर्क, सबसे मेन वर्क होता है डीएनए पॉलीमराइज कराना, यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना और सिंथेसाइजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। हालांकि सिंथेसाइज के लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता, बट ये नए न्यूक्लियोटाइड जो है उनको ऐड करता है। सपोज ये कोई एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री मान लीजिए नया डीएनए बनाना है। डीएनए रेप्लिकेशन में भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे मेन होते हैं। डिस्कसिंग अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज, तो यहां मान लीजिए ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा डीएनए बनाना है। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर दूसरा डीएनए बनाना है तो वो बनाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज केवल एक सिंगल एंजाइम नहीं है, अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं। यूकैरियोट्स में अलग डीएनए पॉलीमरेज हैं, प्रोकैरियोट्स में अलग डीएनए पॉलीमरेज हैं। इवन यूकैरियोट या प्रोकैरियोट में भी चाहे अलग अलग तरह के, उसमें भी फिर वेरिएशंस हैं। तो एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि हम मेनली होस्ट हमारा क्या होता है बैक्टीरिया, या हमारे जीन्स भी जो होते हैं हम बैक्टीरिया की जीन्स लाते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है एक, जिसकी एफिशिएंसी तो कम है लेकिन ये ऑलराउंडर है, सबसे ज्यादा काम यही कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर। मेन एक्टिविटी मैंने आपको बता दी कि ये 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में, आपको डीएनए रेप्लिकेशन का अगर प्रिंसिपल याद हो तो सिंथेसिस 5 to 3 होता है, चाहे कोई भी स्ट्रैंड हो। तो 5 से 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कराते हैं।
एक काम। ये प्रॉपर्टी तो एंश्योर करती है आरडीटी में, जरूरी है ये। दूसरा, ये निक फिलिंग भी करते हैं। मान लीजिए कहीं गलती है, प्रूफ रीडिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये प्रूफ रीडिंग भी करते हैं। चेक करते हुए आते हैं कि क्या कहीं डीएनए में एरर तो नहीं है। मान लीजिए यहां सिंथेसाइज नहीं हुआ कोई न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, बीच में एक रह गया, इस न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर वाले स्ट्रैंड पर जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हुआ, तो डीएनए पॉलीमरेज ही क्या करेगा, चेक करते हुए आएगा और जब देखेगा कि हाँ यहां न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो वहां वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। ये प्राइमर भी रिमूव कर लेता है अपने आप एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। यानी डीएनए पॉलीमरेज ही जिसने चेक भी किया, उसके अलावा अगर प्राइमर अटैच हो रखे हैं तो उन प्राइमर्स को भी रिमूव कर देता है। अच्छा, फिर प्राइमर जब रिमूव हुए तो उसकी जगह पर तो जगह खाली हो गई, उस खाली जगह को भी फिर कौन भरता है, डीएनए पॉलीमरेज भरता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बनाता, डीएनए पॉलीमरेज काफी सारी एक्टिविटी करता है, मल्टीपल एक्टिविटी। निक फिलिंग करने की एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग चेक करने की एक्टिविटी, क्या सही ऐड किए हैं न्यूक्लियोटाइड, कहीं गलती रह गई तो उसको मिसप्लेस करने की जो है वो प्रॉपर्टी, वो भी इसके अंदर है। और एक और प्रॉपर्टी, दैट इज द न्यूक्लियस प्रॉपर्टी, ये तोड़ भी सकता है न्यूक्लियोटाइड्स को। देखिए कमाल की बात। अच्छा, तोड़ किस केस में सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से। यहां न्यूक्लियोटाइड्स रहे भाई, ठीक है, काफी न्यूक्लियोटाइड रहे, यहां से न्यूक्लियोटाइड रहे ए टी जी जी, कुछ भी लिख लीजिए सीक्वेंस टी ए, तो यहां नीचे कॉम्प्लीमेंट्री लिख देते हैं टी, जी का सी, फिर जी का सी, टी का ए और ए का टी। इस टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए आना चाहिए था यहां पर गलती से मान लीजिए इसने सी ऐड कर दिया। अब ये प्रूफ रीडिंग करते हुए आया, चेक करते हुए आया, इसको पता चला कि टी के कॉम्प्लीमेंट्री तो सी नहीं होना चाहिए, तो इस सी को तोड़ने का काम करेगा, टी और सी को। अच्छा, टी और सी को तोड़ दिया, मान लीजिए 5 से 3 डायरेक्शन इधर चल रही है सिंथेसिस की, ये नया स्ट्रैंड है। अब टी और सी को तोड़ दिया गया है, सी को तोड़ेगा नॉट टी, टी तो ऊपर रहेगा क्योंकि ऊपर वाले स्ट्रैंड तो फिक्स है, टी को नहीं तोड़ेगा भाई, नीचे सी को तोड़ेगा क्योंकि वो गलत था। अब तोड़ने के बाद, इसको हटाने के बाद यहां नया जो स्ट्रैंड ऐड करेगा, देखिए पहले तो न्यूक्लियस एक्टिविटी शो करी खुद डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, ओके, फिर यहां नया क्या ऐड किया, ए, ठीक ऐड किया। अब उसके बाद जो ऑलरेडी सी सी ए टी है इनको भी तोड़ देगा, लेकिन दोबारा से वही ऐड कर देगा, क्या, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, फिर ए, फिर टी। तो ये चीज समझिए ध्यान से कि ये जब निक फिल करता है तो उसके आगे वालों को तोड़ता है ये, यानी ये न्यूक्लियस एक्टिविटी भी दिखाता है और फिर दोबारा से पॉलीमरेज भी कर देता है, यानी खुद दोबारा तोड़कर सी को तोड़कर सी ऐड करेगा, फिर सी तोड़ेगा क्योंकि इसको तो लगेगा कि भाई मैंने तो गलती कर दी इससे आगे पूरी, तो ये दोबारा फिर सही करता रहेगा, लास्ट में फिर चेक करने आएगा 3 से 5 डायरेक्शन में क्या सही है या नहीं प्रूफ रीडिंग के लिए। तो डीएनए पॉलीमरेज shows multiple properties. The main property, that is the polymerization property for the complete DNA synthesis, एक पूरा स्ट्रैंड बनाने के लिए या केवल कुछ निक, कोई खाली जगह भरने के लिए, ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज that we use is the DNA polymerase 1 in the RDT, because most of the genes that we carry as a foreign gene, and the host is E. coli, that is a prokaryotic organism. That is why we use the DNA polymerase 1. So DNA polymerase में एक हमने पढ़ा DNA polymerase 1, जो सारे एक्टिविटी शो कर सकता है जो किसी डीएनए पॉलीमरेज को करने चाहिए, ठीक है। कॉर्नबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, कॉर्नबर्ग, इसलिए इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। इसके बारे में कभी मॉल बायो आपको पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा डिटेल में बहुत सारा, बट एज ए आरडीटी हमारे लिए पॉलीमराइजेशन कराता है, निक फिलिंग करता है और न्यूक्लियस एक्टिविटी भी परफॉर्म कर लेता है। न्यूक्लियस केवल कहां तक, तब तक जब इसने गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रेगमेंट्स को तोड़ता हुआ फिरता है जैसे कि एंडोन्यूक्लियस थे, वहां इसको यूज नहीं किया जाता है न्यूक्लियस। ये खुद अपना जो गलत न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव करके फिर आगे के सीक्वेंसेस रिमूव करके वापस सही ऐड कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 को जब हम एजेंट्स लाइक सबटिलियन और ट्रिप्सिन, इस तरह के एजेंट से जब डीएनए पॉलीमरेज 1 को ट्रीट करते हैं, पॉलीमरेज 1 को,
तो ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 एक एंजाइम है, आप जानते हैं, मान लीजिए ये एक एंजाइम रहा इस तरह से, तो ये दो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है यूजिंग सबटिलियन और ट्रिप्सिन। एक लार्ज फ्रेगमेंट और एक स्मॉल फ्रेगमेंट। जब दो टुकड़ों में ये टूट गया तो लार्ज वाले फ्रेगमेंट को कहते हैं क्लिनो फ्रेगमेंट। तो क्लिनो फ्रेगमेंट भी एक डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज 4 टाइप के मैं आपको बताऊंगा, अभी एक ही बताया था डीएनए पॉलीमरेज 1। अच्छा, क्लिनो फ्रेगमेंट है क्या? अब बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर जब डीएनए पॉलीमरेज 1 को सबटिलियन या ट्रिप्सिन जैसे केमिकल से हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि देखिए एंजाइम है तो है तो प्रोटीन ही, और प्रोटीन किसका बना है? अमाइनो एसिड्स का। मान लीजिए इसमें लगभग 900 अमाइनो एसिड है, तो कुछ टुकड़े टूट गए इसके, तो एक लार्ज फ्रेगमेंट बन गया, एक स्मॉल। लार्ज फ्रेगमेंट को हम कहते हैं क्लिनो फ्रेगमेंट। क्लिनो फ्रेगमेंट भी एक डीएनए पॉलीमरेज है जो पॉलीमराइजेशन का ही काम करता है। अभी बताता हूं इसके बारे में भी मैं। ये भी आरडीटी में यूज किया जाता है, ये भी एक डीएनए पॉलीमरेज है जो क्या करता है? पॉलीमराइजेशन का काम करता है। लेकिन ये क्या करता है? नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं कर सकता, यानी इट डज नॉट हैव, सॉरी तोड़ नहीं सकता, न्यूक्लियोटाइड तो ऐड करेगा, पार्डन, इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस एक्टिविटी, इट कैन ओनली फिल निक। यानी ये वो काम नहीं करेगा कि आगे के न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ दे। मान लीजिए ये निक थी, यहां न्यूक्लियोटाइड्स रहे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड नहीं थे दो के, बाकी आगे फिर है, इसको लिख लीजिए ए सी सी, कुछ भी लिख लीजिए, टी जी जी, यहां लिख लीजिए, मान लीजिए ए टी सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी है ही, ऊपर वाला स्ट्रैंड नया बन रहा है, और मान लीजिए 5 से 3 ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो यहां जब डीएनए पॉलीमरेज 1 पहुंचा तो उसने देखा यहां तो निक है, तो नीचे, क्योंकि नीचे वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, टी के कॉम्प्लीमेंट्री यहां उसने ए ऐड कर दिया, फिर आगे आया ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी ऐड कर दिया, ये निक भर गई। निक कैसे भर गई? ये दो नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए। अब आगे जब वो जी पर आया तो इस जी को तोड़ नहीं सकता क्लिनो फ्रेगमेंट, क्योंकि न्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट में रह जाती है, ठीक है। यानी जो ब्रेक डाउन करने का 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है, एक्सोन्यूक्लियस, ध्यान से समझिए, देखिए एक्सोन्यूक्लियस का मतलब इसको तोड़ा जाता, आउटर मोस्ट को एक एक करके तोड़ना, एक्सोन्यूक्लियस, याद आया? एक एक करके तोड़ना, यानी जी को तोड़ता फिर डीएनए पॉलीमरेज 1। अच्छा, जी को तोड़ देता तो जगह क्रिएट हो जाती, फिर पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करके फिर से जी ऐड कर देता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री चलता ना नीचे वाले के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर आगे पहुंचता, आगे देखता कि जी ऑलरेडी ऐड है, हालांकि जी ऑलरेडी सही ऐड है, फिर इसको तोड़ता डीएनए पॉलीमरेज 1, फिर दोबारा से जी ऐड करता। तो निक फिल करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है न्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करता था, जबकि ये नहीं करता, ये केवल ओनली निक भरकर छोड़ देता है। तो एक थोड़ा सा फर्क है डीएनए पॉलीमरेज 1 और क्लिनो फ्रेगमेंट के अंदर, कि डीएनए पॉलीमरेज 1 सारे एक्टिविटी शो कर सकता है, प्रूफ रीडिंग, निक फिलिंग, न्यूक्लियस अगेन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। लेकिन क्लिनो फ्रेगमेंट सिर्फ निक फिल कर सकता है, यानी ओनली पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी शो करता है, नॉट न्यूक्लियस एक्टिविटी। ये तोड़ता नहीं पुराने न्यूक्लियोटाइड्स को, चाहे वो सही ऐड हो चाहे वो गलत ऐड हो। सो दिस इज द क्लिनो फ्रेगमेंट। एक और तरह का डीएनए पॉलीमरेज आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखिए डीएनए पॉलीमरेजेस करते क्या हैं? डीएनए से डीएनए बनाते हैं। तो ये होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बनाना तो डीएनए पॉलीमरेज का काम है, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनाया जाता है तो देखिए बन तो डीएनए ही रहा है, इसका मतलब काम तो डीएनए पॉलीमरेज ही है, लेकिन आरएनए डिपेंडेंट, जो आरएनए से डीएनए बनाते हो। अब होता क्या है कि उन जीनोम्स का यूज करना, जेनेटिक मटेरियल जिनका आरएनए है, जैसे कि वायरस, अगर आप वायरस का आरएनए रेप्लिकेट कराना चाहते हो तो कैसे रेप्लिकेट कराएं भाई? हम पॉलीमरेज की हेल्प से। तो वहां आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज किए जाते हैं, कि पहले आरएनए को डीएनए बनाया जाएगा, फिर डीएनए की कॉपी करा ली जाएगी। तो एक्चुअली में जब आरएनए से डीएनए बनता है तो ये बनता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए, और एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज?
क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन याद दिला दूं। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना, देख लीजिए आरएनए से डीएनए बनना, उसके लिए एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये भी एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज है जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, तो इसमें वेरी सिंपली हम कह देंगे आरएनए से डीएनए बनता है। कैसे आरएनए से डीएनए बन गया ये डिटेल में मैं आपको जीन क्लोनिंग में, सॉरी जीन लाइब्रेरी में पढ़ाऊंगा या सी डीएनए लाइब्रेरी में पढ़ाऊंगा। सो डोंट वरी, यहां केवल इतना समझे कि आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, उसमें जो एंजाइम होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो एज इट इज आरएनए सीक्वेंस को डीएनए बना देता है। यानी यू के प्लेस पर क्या ला देगा, टी ला देगा। ए यू जीसी ये आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है, एटीजीसी डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है। तो हाउ द डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज्ड, दैट वी विल स्टडी इन दी सी डीएनए लाइब्रेरी। आगे पढ़ेंगे हम इसको। और ऐसे ही एक डीएनए पॉलीमरेज होता है टैक डीएनए पॉलीमरेज, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज है जो हमारे अंदर या किसी प्लांट के अंदर नहीं मिलता, ये मिलता है कुछ थर्मल बैक्टीरिया के अंदर। ऐसे बैक्टीरिया जो 150 से 200 डिग्री टेम्परेचर को जो है बेयर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उनको थर्मल बैक्टीरिया कहते हैं, उनके अंदर ये मिलता है। ठीक है, तो इस डीएनए पॉलीमरेज की खासियत ये है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी डी नेचर नहीं होता, यानी ये ऐसा अडेप्टेबल है। हमारा डीएनए पॉलीमरेज अगर आप लेंगे हमारे सेल का, तो वो लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होते ही डी नेचर हो जाएगा। डी नेचर होने का मतलब अमाइनो एसिड्स में टूट जाएगा, क्योंकि एंजाइम है ना, बट ये नहीं टूटता। तो इसको यूज करते हैं हम आर्टिफिशियल जीन क्लोनिंग में या सेल फ्री जीन क्लोनिंग, जैसे कि पीसीआर में। पीसीआर में एक समय पर टेम्परेचर 96 डिग्री तक चले जाता है बेटे। तो इतने हाई टेम्परेचर पर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकते, कोई भी, चाहे वो इन तीनों में से कोई भी हो। तो वहां स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, जिसको टैक डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये एक बैक्टीरियम से आया है, थर्मस एक्वेस्टिस एक्वेटिकस। तो टैक टी ए क्यू, टैक डीएनए पॉलीमरेज इसको बोलते हैं। तो ये स्पेशल तरह का डीएनए पॉलीमरेज है, काम वही करेगा डीएनए पॉलीमराइजेशन का, नए डीएनए ऐड करने का, लेकिन इसका कंडीशन स्पेशल क्या है कि एक थर्मल बैक्टीरिया से लिया गया है, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। सो दीज आर सम डीएनए पॉलीमरेजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो न्यूक्लियस, ligase and polymerases, so far we have studied all that.